हेलो नमस्कार, मैं कुमार सुमन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट कमेंट कीजिएगा कि अभी तक आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं, और आप लोग जो है कि प्रैक्टिस पूरा किए हैं कि नहीं। पहला चैप्टर का आ गया है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये आज आपका चैप्टर दूसरा का तीसरा लेक्चर होने वाला है। कोशिश करूंगा मैं कि आगे आने वाले एक लेक्चर्स में इस चैप्टर को भी हमारी तरफ से बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और अगर नहीं हो पाती है इस बार अगले लेक्चर्स में तो एक और लेक्चर यानी कि 5 लेक्चर सब मिला के हो जाएंगे आपके, लेकिन कोशिश करूंगा कि 4 में ही ख़त्म हो जाए। और आपको पीडीएफ में बार बार बता चुका हूँ कि टेलीग्राम पे ही मिलेगा। जो हमारा चैनल है डाउट ऑफ डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार के अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे मिलेंगे। बाकी आप हमारे इंस्टा पे से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो में दे दिया है। तो अब हम लोग इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करते हुए डायरेक्ट चैप्टर की बात करते हैं। कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भोजन के बारे में। पहला चैप्टर भी हमारा यही था, भोजन के बारे में, भोजन के कार्य क्या क्या है, भोजन से हमें क्या मिलता है, भोजन हमारे पास कैसे पहुंचता है, और भोजन को मतलब कि हमारे थाली में आने के लिए किन किन प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में आए थे, जिसमें कि हम लोग भोजन के बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा भोजन को उसके पोषक तत्वों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, ये सभी पढ़े थे हम लोग। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये सभी पढ़े थे। संगठक क्या है, ये पहला चैप्टर था आपका। और थोड़ा सा मैं रिकैप करा रहा हूँ पिछले वाले चैप्टर का, ताकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया हो तो यहाँ से आपका रिवीजन हो जाए। इन सारी चीज़ों तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग विटामिन की बात कर रहे थे, जिसमें कि ये पता चलता है कि विटामिन बी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण संघटक है। विटामिन का संश्लेषण मनुष्य अपने शरीर में या फिर कोई भी जंतु अपने शरीर में नहीं कर पाता। संश्लेषण मीन्स खुद से विटामिन को वो अपने शरीर में नहीं बना सकता। विटामिन जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ भोजन से ही प्राप्त हो सकता है। विटामिन की जो मात्रा चाहिए शरीर को वो बिल्कुल ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन आप उसकी मात्रा और कम कर देते हो, मतलब कि जितना चाहिए उससे भी कम खा रहे हो, तो वैसे व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसे अभावजन्य रोग, अपूर्णता रोग, जिसे कि इंग्लिश में डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है, या फिर हीनता जनित रोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में क्या था कि वैज्ञानिकों को विटामिन के रासायनिक संरचना का पता नहीं था, इसलिए उसने विटामिन का जो नामकरण किया वो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम पे कर दिया। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एक्स्ट्रा। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास इन सभी चीज़ों के रासायनिक संरचना है। अब हमें इनकी रासायनिक संरचना पता है, जिसके वजह से अब इसके रासायनिक नामकरण भी हो चुके हैं। कुछ दवा कंपनियों के द्वारा विटामिन का उत्पादन भी किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्यूबल विटामिन, और एक वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्यूबल विटामिन। आज उन्हीं दोनों को हम लोग पढ़ रहे होंगे कि जल में घुलनशील विटामिन क्या क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, इसके क्या कार्य हैं, और ये हमें क्या क्या चीज़ों से बचाता है, और इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, अगर मैं विटामिन जल में घुलनशील विटामिन की पहले बात करूं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन, विटामिन बी समूह जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन
सी जो है वो भी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी समूह और विटामिन सी, उधर बी समूह है और इधर विटामिन सिर्फ सी है। बी समूह इसलिए क्योंकि विटामिन बी समूह में कई प्रकार के विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B6 तथा B12। ये सभी आपके विटामिन बी समूह में आते हैं, जो कि लगभग कार्य एक दूसरे से मिलते हुए हैं। विटामिन बी समूह के जितने भी विटामिन हैं सभी के कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। विटामिन B1, B2, B6 तथा B12 विटामिन बी समूह के प्रमुख विटामिन हैं। और विटामिन बी समूह का जो कार्य है वो ये है कि वह जो आपका पाचन तंत्र है तथा तंत्रिका तंत्र है, इन दोनों तंत्रों के कार्यों को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। विटामिन सी जो है आपका वो मसूड़ों तथा संधियों मतलब दांत जो आपका होता है मसूड़ा, वो संधियों मतलब होता है जोड़। जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे पैर दोनों में हो गए, ये जोड़ इनको स्वस्थ रखने का कार्य करता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो कि आपको बीमार होने से बचाती है। कोई भी ऐरा गैरा वायरस आके, कोई भी ऐरा गैरा बैक्टीरिया आके आपकी बैंड ना बचा सके, इसकी वजह से वो आपको बचाता है। इसलिए विटामिन सी भी हमारे शरीर में होनी चाहिए, ताकि हम लोग छोटे मोटे बैक्टीरिया से परेशान ना हो। हमें कभी कोई आके शरीर में बुखार देके चला गया, कभी कुछ बैक्टीरियल डिजीज जो होते हैं, वायरल डिजीज जो होते हैं, वो ना हो सके, तो विटामिन सी भी हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद खनिज लवण हमारे शरीर में आता है, मतलब कि भोजन में आता है, शरीर में नहीं, भोजन में खनिज लवण। पोषकों के अतिरिक्त मैं बात करूं तो शरीर को अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं कि, लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानना पड़ेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, क्योंकि मैंने सिर्फ जल में घुलनशील विटामिन की बात की, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करने के बाद हम लोग खनिज लवण में पहुंचेंगे। तो पहले वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं आपके, वो A, E, D, K होते हैं। A, E, D, K जो होते हैं वो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। A भी वसा में घुल सकता है, D भी वसा में घुल सकता है, E भी वसा में घुल सकता है और K भी वसा में घुल सकता है। विटामिन A जो होता है वो नेत्र, त्वचा तथा बालों को स्वस्थ रखता है। विटामिन A नेत्र, त्वचा तथा बालों को स्वस्थ रखता है। विटामिन D जो होता है वो अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है, वो उन्हें स्वस्थ रखता है। दांतों के निर्माण व अस्थियों में कौन सहायक होता है? विटामिन डी, और स्वस्थ भी विटामिन डी ही उन दोनों को रखता है। ये जो होता है वो बाल, नाखून और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ई की बात करूं तो आपके जो जेनाइटल्स होते हैं, यानी कि जननांग जो होते हैं, मेल जननांग और फीमेल जननांग, मादा जननांग और नर जननांग, इन दोनों को क्रियाशील रखता है तथा आपकी जो पेशियां हैं उनको भी क्रियाशील रखने का कार्य करता है। ये सभी कार्य आपके विटामिन ई के हैं। विटामिन के जो है वो आपका रक्त को जमने में सहायक है, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की भी कट लग जाती है, कट जाता है, जिससे कि आपका ब्लड आउट होने लगता है, और आप जब कुछ समय बाद देखते हैं तो वो ब्लड आउट होना बंद हो जाता है, यानी कि क्लॉटिंग हो जाती है, जो कि विटामिन के की मदद से होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका जो ब्लड है वो लगातार बहता रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर बहता रहेगा तो मृत्यु तो होना निश्चित है। इतनी बातों को लिखने के बाद हम लोग खनिज लवण पे बढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि भाई खनिज लवण क्या है और इसकी आवश्यकता
हमारे शरीर को क्यों पड़ती है। खनिज लवण अगर नहीं हो हमारे पास, यानी कि हम उसे कंज्यूम ना करें, तो क्या खनिज लवण ना खाने से भी शरीर को कोई हानि है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले इतनी तमाम बातों को हम लोग लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। आपको मैंने जितने भी चीजें बताई अभी, एक एक करके आप उसे अपने मन में घुमाइए, आपको सारी की सारी चीजें याद आ रही होंगी। तो अभी हम लोग लिखेंगे विटामिन बी समूह, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी समूह तथा विटामिन सी जो है वो इस समूह के मुख्य विटामिन है। विटामिन बी समूह तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी इस समूह के, देखिए विटामिन बी समूह है और विटामिन सी इस समूह के, किस समूह के, जल में घुलनशील विटामिन के समूह के। और विटामिन बी समूह मतलब बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसलिए इसका नाम विटामिन बी समूह किया है। लेकिन विटामिन सी सिर्फ अकेला है, इसलिए विटामिन सी नाम रखा है। और यहाँ पे लगा है इस समूह का, मतलब जल में घुलनशील जो विटामिन है आपका, उस समूह में ये प्रमुख विटामिन है। इस समूह के प्रमुख विटामिन है विटामिन बी तथा विटामिन सी। विटामिन बी समूह तथा विटामिन सी इस समूह के प्रमुख विटामिन है। विटामिन बी समूह में कई विटामिन बी समूह में कई विटामिन, भाषा में पानी पीता हूं। विटामिन बी समूह में कई विटामिनों का समूह है। विटामिन बी समूह में कई विटामिनों का समूह है। जैसे मैं बात करूं तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 तथा विटामिन B12।
प्रमुख विटामिन है। विटामिन बी समूह के में कई विटामिनों का समूह है, जैसे विटामिन B1, B2, B6 तथा B12 प्रमुख विटामिन है। अब विटामिन बी समूह के जो विटामिन है उसके कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते विटामिन बी समूह के विटामिनों के कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते यहाँ लिखिए आप इसे, नीचे एक और पॉइंट लिख देता हूँ कि बी समूह के विटामिन पाचन तंत्र तथा बी समूह के विटामिन पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के कार्यों को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। बी समूह के विटामिन जो होते हैं वो पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के कार्यों को सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस अब 2 पॉइंट विटामिन सी के बारे में लिखना है, उसके बाद फिर वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग लिखेंगे।
थोड़ा सा हम लोग विटामिन सी की बात करें। देखिए विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी वो मसूड़ों तथा तथा संधियों, मसूड़ों तथा संधियों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। विटामिन सी मसूड़ों तथा संधियों मीन्स जोड़ों, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जोड़ों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी का कार्य यही है। विटामिन सी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, ये था आपका जल में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो थोड़ा सा एक हेडिंग यहाँ पे डालेंगे हम लोग, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्यूबल विटामिन, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। भाई ये कौन कौन से विटामिन है? AED के, AED के एक दा वसा में घुलनशील विटामिन एक दा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक दा जो होते हैं वो वसा में घुलते हैं, एक दा जो होते हैं विटामिन वो वसा में घुलते हैं, यानी कि ई के एक और डी ए दा। तो सीधा सीधा आप लोग लिखेंगे विटामिन ए ई डी तथा के वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए जो होता है वो नेत्र, त्वचा और बाल को स्वस्थ रखने का क्या करता है? कार्य करता है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा तथा बालों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा तथा बालों को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी जो होता है वो अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है, वो उन्हें स्वस्थ रखता है। विटामिन डी अस्थियों, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं?
हड्डी। अस्थियों हड्डियों, वो दांतों के निर्माण में सहायक व उन्हें स्वस्थ रखते हैं। विटामिन डी अस्थियों यानी कि हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक, यानी कि उसके निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, और तथा उन्हें स्वस्थ रखने का भी कार्य विटामिन डी ही करता है। नोट कीजिए आप लोग यहाँ पे फटाक से। क्या तो कर दिए खाली जो जाने वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन, ये हेडिंग था आपका, इंग्लिश में पहले लिख चुका हूं। यहां तक हो गया। विटामिन ई के बारे में विटामिन ई जनन अंगों तथा पेशियों को क्रियाशील रखता है। ये काम किसका है, विटामिन ई का। वो आपके जो जनन अंग है उसको क्रियाशील तथा पेशियां जो है आपके उसको भी क्रियाशील रखने का कार्य करता है। विटामिन के जो है वो रक्त के जमने में सहायक है। विटामिन के रक्त के जमने में सहायक है। रक्त के जमने में सहायक है। जमने में मतलब बॉडी के अंदर नहीं, जब आपका बॉडी कहीं से भी कट हो जाता है, यानी कि बॉडी जैसे कि हाथ अगर आपका यहाँ पे कट होता है तो ब्लड बहने लगते हैं,
तो कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि ब्लड क्लॉट हो गया, रक्त के जमने में सहायक, लेकिन पूरा शरीर में वो नहीं जम पाता है। सोचिए विटामिन के है आपके शरीर में और वो रक्त को भी जमा रहा है, लेकिन फिर भी आपके शरीर में वो रक्त नहीं जम पा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक भी आप लोग आगे जाके जानिएगा, लेकिन अभी आप लोग इतना ही समझिए फिलहाल। अब हेडिंग लगाइए खनिज लवण। खनिज लवण की बात करें थोड़ी देर। खनिज लवण, मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स, खनिज लवण मिनरल्स भी कहा जाता है, मिनरल सॉल्ट्स भी कहा जाता है, दोनों ही कहा जाता है। देखिए, पोषकों के अतिरिक्त हमारे शरीर को कुछ और भी महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया और जो है पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सभी चीज़ों को का भी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। खनिज जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के खनिज विभिन्न प्रकार के लवणों के रूप में पाया जाता है। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लवणों के रूप में पाया जाता है तथा यह शरीर को स्वस्थ रखता है। खनिज लवण हमारे शरीर को क्या करता है? स्वस्थ रखने का कार्य करता है और इसकी भी जो मात्रा होती है वो हमारे शरीर को बिल्कुल ही कम मात्रा में आवश्यकता इसकी पड़ती है शरीर को। मतलब कि खनिज लवण की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर को वो बिल्कुल ही कम मात्रा में होती है, लेकिन फिर अगर आप जितनी मात्रा है उससे भी कम आप जब लोगे तो फिर आपका शरीर एक बार यहाँ पे रोगग्रस्त हो जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, यानी कि आगे की चैप्टर में करेंगे। मैं आपको 2 टेबल दूंगा नोट्स के साथ या फिर अलग से, हाँ नोट्स के साथ ही कोशिश करूंगा दे देने का, कि एक में आपका होगा जल में घुलनशील विटामिन और एक होगा उसका स्रोत। वो जो विटामिन जल में घुलते हैं B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, इसका स्रोत क्या है? कौन से स्रोत से आपको विटामिन सी मिलता है? जैसे कि विटामिन सी का जो स्रोत है वो नींबू है, संतरा है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टी चीजों में पाया जाता है। विटामिन B1 का जो स्रोत है वो हाथ से कूटा हुआ चावल है, गेहूं का दलिया है। विटामिन B2 का जो स्रोत है, विटामिन B3 का जो स्रोत है, सॉरी B6 का जो स्रोत है और विटामिन B12 का जो स्रोत है, वो सभी आपको उसी टेबल में देखने को मिल जाएगा। और उसी में एक होगा वसा में घुलनशील विटामिन A, E, D, K, और जो है वो जो होते हैं कि उनका स्रोत क्या होता है, ये सभी आपको उसी तालिका में देखने को मिलेगा। एक खनिज जो मैं आपको अभी बताया हूँ कि कैल्शियम, फॉस्फेट, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी चीज वो इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है। कैल्शियम को हम लोग किस स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा खाना हम लोग खाएं, खाने में किस चीज को शामिल करें जिससे हमें कैल्शियम प्राप्त हो, जिससे हमें फॉस्फेट प्राप्त हो, जिससे हमें फास्फोरस प्राप्त हो, जिससे हमें आयरन प्राप्त हो, लोहा प्राप्त हो। लोहा मतलब आयरन बोलते हैं जिससे हम लोग, जिससे हमें आयोडीन प्राप्त हो। इन सभी का एक मैं आपको टेबल दूंगा PDF नोट्स के साथ, आपको वहीं देखने हैं। उसी टेबल से आपको देख के पूरा समझ में आ जाएगा। मैं हालांकि आपको समझा दिया हूँ। जैसे कि कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, साबुत अनाज में पाया जाता है और फल वगैरह में भी पाया जाता है। फॉस्फेट की बात करूं तो ये भी दूध में पाया जाता है, दूध उत्पाद में पाया जाता है, मटर की फली में पाया जाता है और अनाज, बादाम और केला में पाया जाता है इत्यादि, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। लोहा की बात करूं तो मांस में पाया जाता है, जिसे कि हम लोग आयरन बोलते हैं। कलेजी में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, हरीदार पत्तीदार सब्जी में पाया जाता है और सेब, अमरूद, केला, इन सभी चीज़ों में भी आपका लोहा पाया जाता है। आयोडीन की बात करूं तो मछली में पाया जाता है, समुद्री भोजन में पाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन पाया जाता है। इसी प्रकार आपका जो पोटेशियम है वो भी केला तथा आलू में पाया जाता है।
ये मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार नोट्स को देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें बेटर वे में समझ में आ रही होंगी। अब खनिज लवण की मैं बात करता हूं कि जब आप इसे भी, जो आपके शरीर को जितनी मात्रा में आवश्यकता है, अगर आप भोजन में पोषक तत्व या फिर वैसे तत्व जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, जब किसी भी चीज की कम मात्रा में आवश्यकता है और आप उससे भी कम मात्रा में ले रहे हो, उससे भी कम मात्रा में तुम लोग खाना खा रहे हो, इसका मतलब कि शरीर कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होने के कगार पे आ गया है। भोजन में इन तत्वों के अलावा जितने भी तत्व मैं बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, इन सभी पोषक तत्वों को छोड़कर अन्य 2 महत्वपूर्ण घटक भी भोजन में पाया जाता है, या फिर अन्य 2 महत्वपूर्ण घटक भी भोजन में होते हैं। वो कौन कौन से घटक हैं, उनका नाम क्या है, ये आप खुद से दिमाग लगाइए 1 मिनट और सोचिए कि क्या भाई भोजन में वो कौन कौन से घटक हैं जो कि इनसे भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है, एक से तो हमें कुछ फायदा नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का पोषक तत्व उससे हमें प्राप्त नहीं होता है, और एक ऐसा है जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। दोनों का हिंट मैं आपको दे चुका हूं, दोनों का हिंट मैंने दिया। अब आप लोग अपना दिमाग लगाइए, देखिए कि दिमाग आप लोग कहाँ तक लगा सकते हैं, और उसके बाद मैं अभी बताता हूं, जस्ट 2 सेकंड में, तब तक पानी पिए। जस्ट दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या है। एक से कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, वो पौधों से प्राप्त होता है, वो सेल्यूलोज का होता है, बना होता है, जो कि पादप कोशिका भित्ति बनाती, और एक जिसके बिना तो कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। अब खुद बताना है। देखो भाई, अगर जिसने सोच लिया बहुत अच्छा, जिसने नहीं सोचा कोई बात नहीं। पहला रुझान रफेज जिसे कहते हैं, वो देखने को मिल जाता है साग में, हरी सब्जियों में, और दूसरा आपका पानी, जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। पानी भी हमारे शरीर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन रफेज, रुझांस और जल की बात करने से पहले कुछ बातें मैं अभी तुम लोगों को खनिज लवण के बारे में लिखवाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ साथ इसे लिखते हुए जाना कि ऐसे प्रमुख तत्व कैल्शियम, ऐसे प्रमुख तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, वो पोटेशियम है। ऐसे प्रमुख तत्व कैल्शियम, फॉस्फेट, लोहा, आयोडीन, सोडियम व पोटेशियम है, जो कि खनिज लवण में पाए जाते हैं।
खनिज हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के लवणों के रूप में पाया जाता है। खनिज हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के लवणों के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के लवणों के रूप में पाया जाता है। यह शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। यह शरीर को स्वस्थ रखता है। कौन? खनिज लवण। फटाफट नोट कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई भी डाउट आता है, कभी भी आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो है टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे पूछ सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चीज में आपको समस्या आ रही है तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, या फिर आने वाले लेक्चर्स में दूंगा। जिस भी रूप में दूंगा आपको आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके सवाल का। और सॉरी भाई, शुक्रवार को भी क्लास नहीं आई थी भाई, मैं कुछ चीज़ें भूल गया शुरू में बोलना। जैसे कि मोस्ट वेलकम टू द अमेजिंग एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनॉक्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? ये लाइन मिस था, शुक्रवार को जो क्लास नहीं आई वो भी मिस था बोलना। कोई बात नहीं, पिछले पहले बोला भी था आप लोगों को कि पिछले वीक थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब रहेगा। कोई बात नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सिर्फ बृहस्पतिवार को एक क्लास आया, शुक्रवार को भी छुट्टी था, शनिवार को भी छुट्टी था, रविवार को भी छुट्टी था, सोमवार को आज फाइनली क्लास आया है। कोई बात नहीं, आराम से करते हुए चलिए। सिलेबस में जब चाहूँ तब खींच सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत वाली बात है नहीं। 4 लेक्चर मैंने इसमें सोच समझ के रखा था कि 4 लेक्चर लगाने हैं, बखूबी 4 लेक्चर में ही सुलटा दूंगा इसे। बस आप लोग मेरे साथ चलो आराम से। आगे आने वाले जो चैप्टर है आपके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मैक्सिमम 3 लेक्चर, 3 से 4 हो सकता है उसमें यार, थोड़ा सा सत्संग टाइप का है वो, मतलब सिर्फ थ्योरी लिखना, कुछ बहुत कम चीज उसमें लिखना है, समझना है। वो दिमाग से लगाने वाला और खुद से आंसर लिखने वाला टॉपिक है। दिमाग लगाओ, खुद से बना दो। सारी चीजों को रटा नहीं जाता, रट के नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट को समझना और फिर समझ के उसे अपने से बना के लिखना, ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी एग्जाम को अच्छे से निकालने का। आप अपने से बना के जब कोई भी चीज लिखते हो तो सामने वाला एग्जाम लिखने के बाद सोचता है कि नहीं, दम है। जो लिख के जिसका कॉपी आया है उसमें कुछ बात है, वो आंसर अपने से लिख के दे रहा है, नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। खैर अभी तो 6-7 में ऐसे ही पास हो जाओगे तुम लोग। तो चलो इसे मिटाते हैं। तो आशा मुझे है कि तुम लोग लिख लिए हुए। तो इसे मिटाया जाए।
What's up, working? Welcome to क्या था? खनिज लवण। खनिज लवण इंग्लिश में पहले लिख चुका हूँ। ठीक, वेरी गुड। क्या आपको दिख रहा है जी? तो देखिए, शरीर में जो होता है खनिज लवण की मात्रा जो चाहिए वो अत्यंत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि शरीर को अत्यंत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती। शरीर को अत्यंत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसकी कमी से हमारा शरीर ग्रस्त हो जाता है। अब थोड़ा सा दो बात। कि पोषक तत्वों के अतिरिक्त भोज्य में अन्य दो महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के अतिरिक्त अन्य दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जिसे कि पहला कहा जाता है रुचांश, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रफेज, ROUGH रफेज। और दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका जल, जिसे कि हम लोग कहते हैं वाटर। यहाँ तक लिखो भाई। फिर रुचांश की बात करेंगे और बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल। जल पढ़ेंगे कल, इसके बारे में, जल के बारे में, संतुलित आहार के बारे में और हीनता जनित या भावजन्य रोग के बारे में। यही बचेगा 3 टॉपिक हमारा। उसके बाद फिनिश दिस चैप्टर इज ओवर। ये चैप्टर हमारा टाटा बाय बाय बोल जाएगा। उसके बाद आपको होंगे बल्ले रिवीजन का 2 दिन मिलेगा। सैटरडे संडे और फिर मंडे को मिलेगा आपको एक प्रैक्टिस शीट, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो वहाँ से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए क्या है रुचांश और क्या है रफ एज। जो रफ एज में होता है उसे रफ एज कहा जाता है। ऐसे बना के लिखना भी नहीं भाई, नंबर कट जाएगा। वो तो मैं मजाक में बोल दिया। What are इसकी कमी से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। किसकी कमी से? खनिज लवण। पोषक तत्वों के अतिरिक्त भोजन में अन्य दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जिसे कि
घटक होते संगठक, जिनको घटक भी कहा जाता है, संगठक को ही घटक कहा जाता है। रफेज की मैं बात करूं तो रफेज की कहानी सुनिए। हमारे भोजन में जो है अनिवार्य रूप से रफेज की भी आवश्यकता होती है। बोलचाल में की भाषा में रफेज यानी कि रुचांश को क्या कहा जाता है? बोलचाल की भाषा में हम लोग बात करें तो रुचांश को क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हो तुम लोग बताओ, कमेंट करो। रुचांश को क्या कह सकते हो? है ना, खाए जाने वाले रेशे या खाए जाने योग्य रेशे को ही रुचांश कहा जाता है। रुचांश जो है वो वास्तव में एक सेल्यूलोज है जो कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति द्वारा बनता है या कोशिका भित्ति ही उसे बनाता है। यह जो है रुचांश में किन किन चीजों से प्राप्त होता है? जैसे कि सलाद हो गया, हरी सब्जी, फल, सबसे ज्यादा साग में, साग, सलाद, साबुत अनाज जैसे गेहूं, दाल। साबुत मीन्स पूरा अनाज, खड़ा अनाज, गेहूं जैसे हो गया, दाल हो गया, इन सभी में रफेज पाया जाता है। शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए रफेज जो है हमारा वो सेल्यूलोज का बना है, तो इसका भी पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। जब पाचन ही नहीं होगा तो क्या हमें किसी भी चीज से उसका जो पोषक तत्व है वो मिलेगा? नहीं। आप अगर किसी चीज को खाते हो, अगर किसी भी चीज को खाते हो और वो अगर तुम्हारे पाचन शक्ति में जाके पच ही नहीं पा रहा, तो कैसे उसका मतलब कि जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो खा रहे हो वो निकल जा रहा है पीछे से। तो जब तक किसी भी भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता शरीर में, तब तक क्या होता है कि उस भोजन का जो है कि पोषक तत्व जो है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए भोजन का पाचन अत्यंत आवश्यक शरीर के लिए। तो जब सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता यानी कि रुचांश का पाचन नहीं होता, जब पाचन नहीं होता तो किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं मिलता शरीर को। लेकिन हाँ, रुचांश की उपस्थिति में भोजन का आयतन बढ़ जाता है। रुचांश क्या करता है? जो अपचा भोजन है, जो मल है, उसे बाहर निकालने में मदद करता है या कब्ज से हमें बचाता है। जिस भी व्यक्ति को कब्ज हो जाता है उसे डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि आप हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए, आप साग को खाइए, आपका कब्ज का समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि रुचांश सिर्फ और सिर्फ हमें पादप स्रोत से ही मिल सकता है, इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो सामिस भोजी होते हैं, मतलब कि जो सिर्फ मांस और मछली को ही खाते हैं, ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कि कब्ज की समस्या देखने को क्या होती है? मिलती है। और जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या कब आती है? जब आपका खाया हुआ भोजन जो तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो, जो तुम लोग खा रहे हो, वो तुम्हारा शरीर अच्छे से नहीं पचा पा रहा है। तो जब आप तुम्हारा शरीर अच्छे से नहीं पचा पा रहा है तो उसे निकलने में भी तो समय लगेगा। जो खाए वो पचा नहीं, जो नहीं पचा उसे निकलने में भी समय लगेगा, और जब उसे निकलने में समय लगेगा तो अच्छे से साफ से मतलब वेस्ट नहीं होगा, निकलेगा नहीं। तो इस स्थिति में कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है, और जब कब्ज की समस्या होती है तो अपने साथ कई बीमारियों को लेके आती है और कई बीमारियों को जन्म देती है। रफेज का यही काम था मेनली कि खाए जाने वाला रेशा को ही रफेज कहा जाता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति इसे बनाती है, इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। यह साबुत अनाज, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, सलाद में पाया जाता है, साग में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है, इसलिए इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, इसलिए इससे किसी भी प्रकार के पोषक तत्व भी नहीं मिलते हैं। और भोजन में इसकी उपस्थिति होती है जिसकी वजह से भोजन
का भी आयतन बढ़ जाता है। यह अपचय भोजन मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिपेशन जिस भी व्यक्ति को हो जाता है, यानी कि गैस की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है, उस व्यक्ति को साग सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जियां, फल सलाद, इन सभी चीज़ों को अधिक मात्रा में खाने को कहा जाता है, ताकि उसका कॉन्स्टिपेशन सही हो सके। कॉन्स्टिपेशन होने का मेन कारण क्या है कि जो तुम खाना खा रहे हो वो अच्छे से पच के नहीं निकल पा रहा है बॉडी से, तो उसे क्या करता है, रुचांश बाहर निकालने का कार्य करता है। और जब वो निकल जाता है तो फिर आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाती है। इसलिए समासी भोजी लोग जो होते हैं, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, वो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, उन्हें ज़्यादा गैस की शिकार होता है, क्योंकि वो जो है कि पादप स्रोत का यूज नहीं करता, क्योंकि रुचांश हमें सिर्फ पादप स्रोत से ही मिलता है, और जब वो उसका उपयोग नहीं कर पाता तो उसके पेट में लगभग ऐसी समस्या होती है, क्योंकि उसका पेट सही से साफ नहीं हो पाता, और यह हमें कब्ज से बचाता है। कौन? रुचांश। इतनी बातों को लिखने के बाद, इतनी बातों को जानने के बाद रुचांश हमारा होता है समाप्त। इतनी बातों को लिखिए, थोड़ा सा हम लोग करेंगे व्यायाम, मतलब आराम। फिर तुम अपने घर, छुट्टी तुम्हारी। ओह माय गॉड, अच्छा कोई नहीं लो। हेडिंग लगाओ रुचांश। उतना ऊपर दिखिएगा कि नहीं, थोड़ा सा नीचे। ROUGHA रफेस। अब देखिए थोड़ा सा, रफेस रुचांश। रुचांश की बात करो। रुचांश को क्या बोल सकते हैं? खाए जाने योग्य रेशे, खाए जाने योग्य रेशे या खाए जाने वाले रेशे। जाने वाले रेशे। अब देखो भाई, यहां से ट्विस्ट आता है। वास्तव में सेल्यूलोस है, वास्तव में सेल्यूलोस है, जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता। और सेल्यूलोस है तो इसे बनाता कौन है? जिसे पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति
बनाती है, जिसे पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनाती है। रुक्षांश में रेशेदार सब्जियों रुक्षांश में रेशेदार सब्जियों, साग, फल, सलाद, सब्जियों, साग, फल, सलाद, वो साबुत अनाज जैसे गेहूं, दाल आदि, साबुत अनाज इत्यादि में पाया जाता है। इत्यादि में पाया जाता है। रुक्षांश इन्हीं सभी चीजों में पाया जाता है। शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। जैसे सेल्यूलोज का बना होता है, शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिलते। सेलुलोज से किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिलते। इससे किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई इसका पाचन पोषण मतलब कि क्या बोलते उसको यार, पाचन ही नहीं हो पा रहा है। पालन पोषण बोल रहा था मैं। और रुक्षांश की उपस्थिति में भोजन का आयतन बढ़ जाता है। रुक्षांश की उपस्थिति में भोजन का आयतन बढ़ जाता है। रुक्षांश का की उपस्थिति में भोजन का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ से फटाफट नोट कीजिए भाई। कर दो जल्दी से जल्दी। ओह माय गॉड 12। और लेक्चर रिकॉर्ड करते करते रात के 12 बज चुके हैं। ओरिजिनल में हुआ है कितना देर लेक्चर का? 1 घंटा 5 मिनट। तुम्हें पाके दिल यूं लग रहा है। करो भाई नोट, मैं तो आगे तो क्या करोगे नोट। मिलाओ
अब देखो, यह अपचय भोजन को जिसे कि मल भी कहा जाता है, को शरीर से आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है। मतलब दिख रहा है ना, कोई फायदा नहीं है, फिर भी खाने की सलाह दी जाती है। और सोचो इस बात को, जो खा रहे हो उसका निकलने के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है कि इसे निकालना है तो इसके लिए रुचांस खाइए। सिर्फ खाना नहीं, खाने के साथ निकालना भी है, उसका भी इंतजाम करके रखना है। रुचांस खाते रहना, रफेश खाते रहना। इसलिए रुचांस हमें कब्ज से बचाता है। रुचांस हमें सिर्फ पादप स्रोत से ही प्राप्त होता है। इसलिए जो समासी भोजी लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मांस, मछली, अंडा खाते रहते हैं, उनको क्या होता है कि कब्ज की समस्या अधिक होती है, क्योंकि उनके अंदर तो ये ही नहीं है रफेस रुचांस जिसे कहते हैं। तो इनका भोजन कहाँ से निकलेगा भाई, साफ हो गए। तो इतना नोट करो, उसके बाद आगे देखते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुना जाए, लिखते हुए चलो साथ में। जल, वाटर दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा इसके बारे में बस जान लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में क्या होता है जान लेते हैं। शरीर में करीब 60 to 70% भाग जल है। अभी जो क्लास 6 में तुम लोग पढ़ रहे हो, अभी तुम्हें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितने? 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता है। शरीर को आवश्यक जल की पूर्ति, जितना जल चाहिए उसे सामान्यतः पीने वाले पानी से ही हो जाती है, लेकिन जो है इसके अतिरिक्त, जैसे कि चाय हो गया जो पीते हो, कॉफी हो गया जो पीते हो, फल के रस इत्यादि में भी जल होता है, वहां से भी कुछ कुछ जल हमारे शरीर को मिलता है। और जल के अंश जो होते हैं वो प्रायः सभी भोजन में भी पाए जाते हैं, तो वहां से भी कुछ कुछ जल हमारे शरीर को मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। सामान्यतः पीने वाले जल से ही हमारे शरीर को जल की पूर्ति होती है। या तो आप लोग नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर हम लोग करेंगे अपने सेशन को एंड। यहीं तक था आपका और मेरा सफर आज का। अभी खत्म नहीं हुआ, भूलना मत इतना जल्दी। ये क्या है यार,
चलो भाई, मेहनत करके पढ़ते रहो तुम लोग। और थोड़ा सा जाते जाते मैं बस कुछ लाइनें सुना के जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। और जो कि देखता हूँ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सोच रहा हूँ एक दो सुना दूँ तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। देखो, पहले मेहनत खूब करनी है तुम्हें, ठीक। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद तुम्हारे हाथों में कोई चीज़ नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में। मेहनत करते जाओ, अपना बेस्ट देते जाओ, उसके बाद उससे आगे कुछ नहीं है। रिग्रेट किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। जीवन अपने अनुसार, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करते हुए अपने अनुसार जियो आराम से। और जो आपकी जो भी इच्छा है, शक्ति है, वो आप पूरा कीजिए। उसके लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े कीजिए, और आराम से धीरे धीरे, कोई प्रेशर लेके, कोई लोड लेके नहीं कर रहा। तो 2 लाइनें मैं आपके लिए सुनाता हूँ कि सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद तो देखिए, कि देखिए सुनिएगा कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊँगा, पहले जरा शाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊँगा, पहले जरा शाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का मौका ढूंढता है ये जहाँ सारा। मैं खुद बदनाम हो जाऊँगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। इसलिए जिस दिन आपका नाम हो जाएगा, उस दिन लोग आपकी बदनामी भी करना शुरू कर देंगे। उस बदनामी से आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको अपने पथ पे चलते हुए जाना है। आप सही पथ पे चलेंगे तो 1000 लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, लेकिन आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो आपको शायद ही कोई आपका विरोध करता हुआ दिखे। जिस दिन आपको लोग विरोध करते हुए दिख जाए, इसका मतलब समझ लीजिएगा यू आर इन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हैं। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स में आपसे मिलता हूँ। अच्छे से पढ़ के आइएगा, पूरा रिवीजन करके आइएगा, प्रैक्टिस शीट बना के आइएगा, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। हमारे जितने भी सोशल अकाउंट है सारे के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं, और अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ओके बच्चों, बाय।